नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवेल एकेडमी पर। देखिए, हमारा आज से जो है घटना चक्र दृष्टि का सीरीज़ शुरू होने जा रहा है। तो इस लेक्चर सीरीज़ को हम जल्द से जल्द परीक्षा से पहले पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है इस बुक के बारे में। देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए ना, अनुक्रमणिका देखिए इस बुक की। तो आप देखेंगे कि आपको इसके पाठ्यक्रम या अनुक्रमणिका में राष्ट्रीय परिदृश्य से लेकर के नीचे आइए, देखिए वैज्ञानिक परिदृश्य। ठीक है, राष्ट्रीय परिदृश्य से लेकर के वैज्ञानिक परिदृश्य तक का जो भाग दिया हुआ है या डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में दिया हुआ है, और इसके बाद उत्तर प्रदेश विशेष के साथ लेकर के जो संक्षिप्तियाँ और खेल परिदृश्य हैं, यह जो है आपका क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लगभग दिया हुआ है। ठीक है, खेल परिदृश्य हालांकि जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में है, लेकिन क्या करेंगे, हम इसे लेकर के चलेंगे संक्षिप्तियों यानी क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट के साथ में। दरअसल होता क्या है कि जो खेल वाला परिशिष्ट होता है या खेल वाला जो परिदृश्य होता है या खेल वाला जो करंट अफेयर्स होता है, वह ज़्यादातर लोग लास्ट में छोड़ देते हैं। तो हम करेंगे क्या कि इसी के साथ यानी कि क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट के साथ इसको डिस्कस करेंगे, ताकि जो है यह आसानी से आपको कंप्लीट किया जाए, आसानी से आपका कंप्लीट करवाया जा सके और आपको पता भी ना चले और चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। हालांकि आज हम अपने लेक्चर की शुरुआत जो है शुरुआत के पहले चैप्टर राष्ट्रीय परिदृश्य से नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे हैं चूँकि आरओ की परीक्षा निकट है, तो सबसे पहले बात कर लेंगे उत्तर प्रदेश विशेष यानी कि पिछले 1 वर्षों में उत्तर प्रदेश में घटी घटनाओं के बारे में बात करेंगे। तो वहाँ शुरुआत करने से पहले कुछ अन्य चीज़ों को और जान लीजिए। देखिए, हम इस पूरी बुक को 2 पार्ट में ही डिस्कस करने वाले, जैसे हमने ई दृष्टि को डिस्कस किया था या फिर अभी कर रहे हैं। कुछ 2-4 लेक्चर और बचे हुए हैं, उसके निश्चिंत रहिए। आपकी परीक्षा से बहुत पहले यानी कि अभी आज मेरे ख्याल से 14 तारीख है, 13 तारीख है या 14 तारीख है, उसके पहले अगले 3-4 दिनों में वह खत्म हो जाएगी। देखिए, आराम से डिस्कस करने का एकमात्र उद्देश्य यही है ताकि आप अन्य चीज़ों को भी साथ साथ तैयार करते हुए चलें। ऐसा ना हो कि आप करंट का आपको मैं 5 घंटे का लेक्चर दे दूं और आपका पूरा वह दिन खराब हो जाए और आप पूरा 5 घंटे का लेक्चर भी नहीं देखेंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके टुकड़ों में दिया जा रहा है, जिससे कि आप आसानी से उसको कवर कर सकें। हाँ, हिस्ट्री का जो सीरीज शुरू किया गया है उसको ज़रूर देखिए आप लोग, और साथ ही साथ आरओ के पेपर को भी लगा दें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात की गई यहाँ पर उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 के बारे में। तो देखिए, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 18 अगस्त 2020 को जारी की गई, और इस नीति के माध्यम से यह उद्देश्य रखा गया है कि प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम यानी कि ESDS बोलते हैं, ESDM बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के इकोसिस्टम को प्रदेश में गति प्रदान की जाएगी, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश को जो है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का सर्वाधिक पसंदीदा स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, यह नीति संपूर्ण उत्तर प्रदेश को आच्छादित करेगी, और साथ ही साथ इस नीति के अंतर्गत जो है पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र पर विशेष फोकस किया जाएगा। ठीक है, विकेश नहीं। चल, लक्ष्य क्या क्या है और इसके, तो देखिए इस नीति के तहत यानी कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 के तहत 40,000 करोड़ रुपए तक के निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया, और साथ ही साथ इस नीति के माध्यम से प्रदेश में 3 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यानी कि EMCs की स्थापना की जाएगी। वे स्थापित की जाएंगी, EMCs स्थापित की जाएंगी। गौतम बुद्ध नगर में एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाई जाएगी जो कि यमुना एक्सप्रेसवे के निकट जेवर हवाई अड्डे के पास होगा। बुंदेलखंड में एक रक्षा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जाएगी, और साथ ही साथ लखनऊ, उन्नाव और कानपुर जोन में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध नगर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना होगी। डिफेंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक निर्माण कहाँ पे किया जाएगा, तो वह किया जाएगा बुंदेलखंड रीजन में। वहीं लखनऊ, उन्नाव और कानपुर जोन में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों के लिए मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी या फिर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जोन का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा प्रदेश में 3 उत्कृष्टता केंद्रों यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी स्थापना की जाएगी। ठीक है, देखिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस या COE या उत्कृष्टता केंद्र बार बार आता है हर जगहों पर। ये होता क्या है, तो ऐसा केंद्र जहाँ पर जो है नेतृत्व प्रदान किया जाता है, लोगों को सहायता की जाती है, उनकी ट्रेनिंग दी जाती है किसी एक फोकस एरिया पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण की बात हो रही है या इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति की बात हो रही, तो इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति के या इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों को बनाने या शुरुआत करने के लिए जो स्टार्टअप होंगे या फिर जो नए उद्योग होंगे, उनको जो है लीडरशिप प्रदान किया जाएगा इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से, और साथ ही साथ उनको सहायता भी दी जाएगी। आर्थिक सहायता भी हो सकती है या फिर किसी अन्य प्रकार की भी सहायता हो सकती है, और इसके अलावा उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी इस प्रकार के उत्कृष्टता केंद्र के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक, बाकी अन्य क्षेत्रों में भी COE की आप बात करते हैं, हमने कई बार बात की है उत्कृष्टता केंद्रों की, तो उनका उस एरिया पर फोकस रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, प्रदेश में जो है घरेलू और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ESDM पार्क्स की स्थापना की जाएगी। ESDM वही जो मैंने बताया, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग
ESDM पार्क्स की स्थापना की जाएगी, जिससे कि घरेलू और विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया जा सके, और साथ ही साथ फैब इकाइयों के माध्यम से सेमीकंडक्टर्स के निर्माण में निवेश को आकर्षित किया जाएगा। फैब इकाइयाँ क्या होती है, तो देखिए सिलिकॉन के जो वेफर्स होते हैं वे फैब इकाइयों के माध्यम से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, सिलिकॉन का उपयोग जो है वह सेमीकंडक्टर्स के निर्माण में किया जाता है। चलिए देखिए, रोजगार के क्षेत्र में यानी कि इस नीति के माध्यम से यह लक्ष्य रखा गया है कि रोजगार के लिए 4 लाख अवसर राज्य में ही प्रदान किए जाएंगे। लगभग 4 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 के माध्यम से। चलिए कुछ अन्य बातें इसके बारे में, तो देखिए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन यानी कि इसके क्रियान्वयन के लिए जो है हेतु जो है IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग उत्तर प्रदेश को जो है नोडल संस्था नामित किया गया है। यह संस्था यानी कि IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग उत्तर प्रदेश जो है इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकोसिस्टम हेतु सतत विकास इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण इकोसिस्टम के सतत विकास हेतु एक नीतिगत वातावरण के सृजन हेतु उत्तरदायी होगा। ठीक है, यह नीति यानी कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति, इसकी अधिसूचना जारी होने की तिथि से 5 वर्षों तक के लिए वैध रहेगी। और इसके अलावा अगर बात करें कि क्या यह पहली नीति है, तो नहीं भैया, यह पहली नीति नहीं है। इसके पहले भी उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2017 जारी की गई थी, और उस के तहत यानी कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2017 के तहत नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट और अगले पॉइंट की। तो यहाँ बात की गई है उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 की। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं इसकी। देखिए, इस नीति की घोषणा की गई 8 जुलाई 2020 को। ठीक है, घोषणा क्या की गई, उत्तर प्रदेश के मंत्रिपरिषद द्वारा जो है इस नीति को मंजूरी दे दी गई। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 को 8 जुलाई 2020 को। इस नीति यानी कि उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 में जो है सभी प्रकार के उद्योगों जैसे कि चिकित्सा, ऊर्जा, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन आदि सभी प्रकार के उद्योगों में जो है स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहन देने के माध्यम से एक सुदृढ़ स्टार्टअप इकोसिस्टम का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, देखिए इसके पहले उत्तर प्रदेश में जो है सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2017 प्रचलन में है। ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में जो है सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2017 प्रचलन में है, लेकिन इसमें सिर्फ बात की गई थी सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के स्टार्टअप इकाइयों की। ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 जारी की गई उसमें सभी प्रकार के उद्योगों को शामिल किया गया है। देखिए, स्टार्टअप इकाइयों के वित्त पोषण के लिए या सिडबी के द्वारा जो है 1000 सिडबी के माध्यम से 1000 करोड़ रुपए के स्टार्टअप फंड की व्यवस्था भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है, और इसके माध्यम से यूपी एंजल नेटवर्क की स्थापना की गई है। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो है उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2017 के अंतर्गत ही उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड 2017 उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, 20 मई 2020 को उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड को शुरू किया गया है। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड को स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ बात की गई है मिशन वृक्षारोपण 2020 की। तो आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, मिशन वृक्षारोपण 2020 जो है यह 5 जुलाई 2020 को प्रारंभ की गई थी। ठीक है, इसके माध्यम से किया क्या गया था कि इसके माध्यम से सबसे पहले जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ जी, इनके द्वारा जो है वन महोत्सव के अंतर्गत कुकरेल वन में हरिशंकरी पौधों का रोपण किया गया था। हरिशंकरी पौधे क्या होते हैं, तो पीपल, बरगद और पाकड़ के सम्मिलित रोपण को हरिशंकरी कहा जाता है। ठीक है, सम्मिलित रोपण यानी एक साथ पीपल, बरगद और अगर पाकड़ का पेड़ लगाया जाता है तो बोला जाता है कि भैया हमने हरिशंकरी पौधों का रोपण किया है। ठीक है, मिशन की शुरुआत कब की गई थी मिशन वृक्षारोपण 2020 की, तो इसकी शुरुआत 5 जुलाई 2020 को की गई थी। ठीक है, देखिए मिशन वृक्षारोपण के तहत ही एक दिन में 25 करोड़ से अधिक वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया था, यानी कि एक दिन में 25 करोड़ से अधिक वृक्ष लगाए गए थे। और साथ ही साथ 2019 में भारत छोड़ो आंदोलन की जब 77वीं वर्षगांठ थी तो उस अवसर में प्रदेश में वृक्षारोपण महाकुंभ का भी आयोजन किया गया था, जिसमें एक दिन में प्रदेश में 22 करोड़ 59,81,116 पौधों को लगा करके विश्व कीर्तिमान बनाया गया था। ठीक है, इस नंबर को याद रखिएगा। नंबर कहीं कहीं क्या सीधे आपकी PCS तक की परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखिएगा 22 करोड़ 59,81,116 तक याद रखिएगा। देखिए
महाकुंभ के माध्यम से ही जनपद प्रयागराज में जो है एक निश्चित समय में एक ही स्थान पर, ठीक है, जब कुंभ का आयोजन हो रहा था उसी समय जो है एक संगम क्षेत्र में यहाँ के प्रयागराज के एक निश्चित समय पर एक ही स्थान से लगभग 76,823 निःशुल्क पौधों का वितरण करके एक विश्व रिकॉर्ड भी स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल UPSSF का गठन। तो 26 जून 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का गठन किया। यह विशेष सुरक्षा बल मेट्रो रेल, एयरपोर्ट, औद्योगिक संस्थानों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, ऐतिहासिक स्थलों, धार्मिक तीर्थ स्थलों तथा जनपदीय न्यायालयों आदि की सुरक्षा उपलब्ध कराएगा। ठीक है, पहले फेज़ में जो है UPSSF की 5 बटालियनों का गठन किया जाएगा और इसका मुख्यालय जो है लखनऊ में प्रस्तावित है। UPSSF का मुख्यालय लखनऊ में प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक सेवा योजना एवं रोजगार आयोग की। तो 16 जून 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा जो है उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक सेवा योजना रोजगार आयोग के गठन का निर्णय लिया गया। यह आयोग जो है यानी कि उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक सेवायोजन एवं रोजगार आयोग जो है वह श्रमिकों के कामगारों और श्रमिकों के सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा तथा उनके सर्वांगीण विकास हेतु गठित किया गया है। इसका उद्देश्य सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में अधिकाधिक सेवायोजन एवं रोजगार के अवसर सृजित करना। ठीक है, अधिकारिक नहीं अधिकाधिक। फिर से पढ़ देता हूँ, देखिए उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक सेवायोजन एवं रोजगार आयोग का उद्देश्य जो है सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में अधिकाधिक सेवायोजन एवं रोजगार के अवसरों को सृजित करना है और मुख्यमंत्री या उनके द्वारा नामित कोई कैबिनेट मंत्री आयोग का अध्यक्ष होगा और साथ ही साथ श्रम सेवा योजना मंत्री को आयोग का संयोजक बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं इन्वेस्ट यूपी के बारे में। तो देखिए 9 जून 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने इन्वेस्ट यूपी निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा एजेंसी के गठन को मंजूरी दी है। ठीक है, इन्वेस्ट यूपी उत्तर प्रदेश निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा एजेंसी 9 जून 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मंत्रिपरिषद द्वारा जो है इसके गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन्वेस्ट यूपी की स्थापना जो है वह उद्योग बंधु को अपग्रेड एवं सुदृढ़ करते हुए किया गया और साथ ही साथ इन्वेस्ट यूपी में अब प्रोफेशनल मैन पावर की व्यवस्था करने के लिए एक सम्यक ढांचा भी बनाया जाएगा। देखिए इसकी एक गवर्निंग बॉडी होगी। ठीक है, इन्वेस्ट यूपी जो एजेंसी बनाई जा रही इसके ढांचे में गवर्निंग बॉडी और संचालक समिति दोनों शामिल होंगे। गवर्निंग बोर्ड की अध्यक्षता जो है मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी और साथ ही साथ कार्यकारी स्तर पर निर्देश देने तथा अंतर्विभागीय समन्वय और मॉनिटरिंग, ठीक है, अनुश्रवण को मॉनिटरिंग बोलते हैं, अनुश्रवण हेतु अवस्थापना एवं प्रौद्योगिकी विकास आयुक्त की अध्यक्षता में संचालन समिति कार्य करेगी। ठीक है, देखिए फिर से बता देता हूँ, तो इन्वेस्ट यूपी की जो संचालन समिति होगी उसका कार्य होगा अंतर्विभागीय समन्वय को बनाना, इसकी इन्वेस्ट यूपी की मॉनिटरिंग करना और साथ ही साथ कार्यकारी स्तर पर निर्देश देना। ठीक है, और वहीं गवर्निंग बोर्ड की अध्यक्षता की जाएगी इन्वेस्ट यूपी के मुख्यमंत्री जी के द्वारा। देखिए इस संस्था यानी कि इन्वेस्ट यूपी एजेंसी का जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा वह प्रदेश सरकार का ऐसा पूर्णकालिक वरिष्ठ अधिकारी होगा, मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी CEO। ठीक है, जो CEO होगा इन्वेस्ट यूपी का वह प्रदेश सरकार का ऐसा पूर्णकालिक अधिकारी होगा जिसके अधीन चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को कार्य करने में आवश्यक स्वतंत्रता या फिर ऑटोनॉमी बनी रहे। ऐसा ना हो कि वह उस पर अतिक्रमण करने लगे उसके ही अधिकारों पर जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 की। तो देखिए 9 जून 2020 को, ठीक है, 9 जून 2020 को ही इन्वेस्ट यूपी शुरू किया गया था। 16 जून 2020 को उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक सेवायोजन एवं रोजगार आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, 8 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी गई थी और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 को 18 अगस्त 2020 को अपनी मंजूरी दी गई थी। वहीं UPSSF का गठन जो है 26 जून 2020 को किया गया था। ठीक है, सब चीज़ें एक बार फिर से आपको रिकॉल करवा दी गई हैं। ठीक है, और वहीं एक लास्ट बचता है मिशन वृक्षारोपण 2020 का शुभारंभ किया गया था 5 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कुकुरैल के वनों में हरिशंकरी पौधों का रोपण करके। ठीक है, हरिशंकरी पौधे पीपल, बरगद और पाकड़ के संयुक्त वृक्ष को बोलते हैं, संयुक्त रोपण को बोलते हैं। चलिए
यहाँ बात करते हैं उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 की। तो 9 जून 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इस अध्यादेश का उद्देश्य क्या है? तो प्रदेश में गोवध निवारण अधिनियम 1995 को अधिक प्रभावी बनाना और संगठित करना, और साथ ही साथ गाय एवं गोवंशी पशुओं की रक्षा एवं गोकशी की घटनाओं से संबंधित अपराधों पर पूर्णतः नियंत्रण स्थापित करना। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम की। तो देखिए 14 मई 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम का शुभारंभ किया, और इस कार्यक्रम के तहत उन्होंने 56,754 नंबर याद रखिएगा, 56,754 उद्यमियों को 2002.49 तक के बाद तक का अंक आपके दिमाग में रहना चाहिए, 2002.49 करोड़ रुपए का ऋण ऑनलाइन वितरित किया है। ठीक है, 14 मई 2020 को ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम के तहत। ठीक, देखिए उन्होंने यानी कि मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के दृष्टिगत लाभार्थियों की सुविधा के लिए विभागीय योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को भी ऑनलाइन कर दिया गया है। अब साथ ही साथ एमएसएमई साथी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया गया था 14 मई 2020 को ही। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रवासी राहत मित्र ऐप के बारे में। तो 8 मई 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग के राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा तैयार किए गए प्रवासी राहत मित्र ऐप का लोकार्पण किया। ठीक है, डेट किसने लोकार्पण किया, किस विभाग का ऐप है, यह चीज़ें आप जानते रहिए। 8 मई 2020 लोकार्पण किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ऐप किसका है? तो ऐप है राजस्व विभाग के राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा तैयार किया गया है प्रवासी राहत मित्र ऐप। ठीक है, इस ऐप को जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के सहयोग से विकसित किया गया है। ऐप का उद्देश्य क्या है? तो अन्य राज्यों से जो लॉकडाउन में लोग प्रवासी लोग आए हमारे राज्यों में अपने घर वापस आए अन्य राज्यों से, तो उन सभी प्रवासी नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ, उनके स्वास्थ्य की निगरानी, विशेषकर उनके कौशल के अनुरूप भविष्य में नौकरी एवं आजीविका प्रदान करने में सहयोग करने हेतु इन प्रवासी नागरिकों का डेटा कलेक्शन किया जाएगा इस ऐप के माध्यम से, प्रवासी राहत मित्र ऐप के माध्यम से। ठीक है, डेटा कलेक्शन किया जाएगा। जो प्रवासी नागरिक आए हैं अन्य राज्यों से हमारे प्रदेश में जो वापस आ गए हैं प्रवासी नागरिक अन्य राज्यों के, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ, उनके स्वास्थ्य की निगरानी और उनके कौशल अनुरूप रोजगार और आजीविका प्रदान करने हेतु डेटा का कलेक्शन किया जाएगा प्रवासी राहत मित्र ऐप के माध्यम से, जिसकी शुरुआत 8 मई 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी। इस ऐप को जो है राजस्व विभाग के राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा यूएनडीपी के सहयोग से विकसित किया गया। ठीक है, देखिए इस ऐप के माध्यम से जो है उत्तर प्रदेश के कोविड-19 आश्रय केंद्रों में रुके हुए व्यक्तियों एवं किसी भी कारणवश अन्य राज्यों से सीधे अपने घरों में पहुंचने वाले प्रवासी व्यक्तियों का पूरा विवरण भी लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं आयुष कवच कोविड ऐप की। तो देखो भैया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो है आयुष कवच कोविड ऐप को लॉन्च किया गया 5 मई 2020 को। ठीक है, इस ऐप का काम क्या है? तो यह जो है राज्य के आयुष विभाग द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, आयुष कवच कोविड ऐप को, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य के आयुष विभाग द्वारा विकसित किया गया है। और यह ऐप जो है आयुर्वेद में मौजूद जड़ी बूटियों से जुड़ी जानकारियां और चिकित्सा पद्धति की जानकारी को सरल भाषा में उपलब्ध करवाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बृहद सामाजिक अधिकारिता शिविर की। तो देखिए इसकी शुरुआत जो है 29 फरवरी 2020 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था इसको बृहद सामाजिक अधिकारिता शिविर को, और इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हुआ क्या था? तो इस बृहद सामाजिक अधिकारिता शिविर में जो है राष्ट्रीय वयोश्री और एडीपी योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायक उपकरण वितरित किए गए थे। ठीक है, सहायक उपकरण कैसे होते हैं बताइए? वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए सहायक उपकरण किस प्रकार के होते हैं? तो भैया ट्राईसाइकिल, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, श्रवण यंत्र, व्हील चेयर, चलने वाली स्टिक और आदि अनेक अन्य चीज़ें। ठीक है, जैसी जिसकी दिव्यांगता वैसे उसके लिए उपकरण बनाए गए। तो इन सभी का वितरण किया गया था बृहद सामाजिक अधिकारिता शिविर के माध्यम से 29 फरवरी 2020 को प्रयागराज के संगम क्षेत्र में। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ी और बात करते हैं। तो इस शिविर में लगभग 27,000 दिव्यांगजनों एवं वृद्धजनों को उपकरण वितरित किए गए थे। जैसा कि मैंने बताया कैसे उपकरण होंगे, ट्राईसाइकिल, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, श्रवण यंत्र, व्हील चेयर, चलने वाली स्टिक और आदि।
देखिए इस शिविर में 3 नए विश्व रिकॉर्ड बनाए गए थे। कौन कौन से वे 3 नए विश्व नए रिकॉर्ड बने जिनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? तो चलिए जान लेते हैं उनको। पहला रिकॉर्ड बना गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड, हाथ से चलने वाली 300 ट्राईसाइकिल को 1.8 किलोमीटर चला करके बनाया गया। जो ट्राईसाइकिल यानी कि जो व्हील चेयर वो होती है, ट्राईसाइकिल होती है जो दिव्यांग लोग चलाते हैं, उनको लगातार 1.8 किलोमीटर चला करके बनाया गया, पहला विश्व रिकॉर्ड। और दूसरा विश्व गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया हाथ से चलाने वाली 626 ट्राईसाइकिल को 1 घंटे में निःशुल्क वितरित करके। और तीसरा रिकॉर्ड बनाया गया कि 13 मिनट में सबसे बड़ी 400 व्हील चेयर की लाइन को बना करके, जिसे जो है दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की। तो देखिए 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश में, ठीक है, सेम वही डेट है जिस दिन जो है बृहद सामाजिक अधिकारिता शिविर को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था या फिर लोकार्पित किया गया था, उसी डेट को यानी कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को भी 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से इसका शिलान्यास किया गया। ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से किया, ऐसे पढ़िए। ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई, नंबर याद रखिएगा, 296.07 किलोमीटर की होगी। इसके निर्माण की जो कार्यदायी संस्था है, इसका निर्माण यूपी डाक के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, यूपी डाक के द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। देखिए यह एक्सप्रेसवे जो है चित्रकूट जिले के भरतकूप स्थित गोंडा गांव से झांसी प्रयागराज राष्ट्रीय मार्ग से प्रारंभ होकर के, गोंडा गांव में झांसी प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रारंभ होकर के बांदा, कहाँ जा रही है याद रखिए, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया होते हुए इटावा के कुटरेल गांव के निकट आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। ठीक है, फिर से बता देता हूं। तो देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 296.07 किलोमीटर है, जिसका निर्माण जो है यूपी डा के माध्यम से किया जाएगा। और ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है वह चित्रकूट जिले के भरतकूप स्थित गोंडा गाँव में झांसी प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रारंभ होकर, ठीक है, वही इलाहाबाद वाले जिस रास्ते से होकर के आप चित्रकूट घूमने जाते हैं, ठीक है, उसी को झांसी प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है। तो उसी झांसी प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर के बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया होते हुए इटावा के कुटरेल के निकट आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को। ठीक है, देखिए मैप को खोल लीजिए, उत्तर प्रदेश का जो मैप है, और उसमें फिर यह चीज़ें देखिए, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा, बांदा और यह चित्रकूट का गांव गोंडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं काशी महाकाल एक्सप्रेस के बारे में। तो इसको जो है 16 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो द्वारा रवाना किया गया। यह जो है IRCTC की तीसरी निजी ट्रेन है। ठीक है, प्राइवेट ट्रेन है IRCTC की, ठीक है, जिसका नाम है काशी महाकाल एक्सप्रेस। इसकी शुरुआत 16 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। तो भैया नाम है काशी महाकाल एक्सप्रेस, तो शुरुआत तो काशी से होगी। तो देखिए वास्तव में है क्या, तो यह ट्रेन जो है 3 ज्योतिर्लिंग स्थलों, जो कि क्रमशः वाराणसी बाबा विश्वनाथ का धाम, उज्जैन महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर को आपस में जोड़ेगी। ठीक है, काशी महाकाल एक्सप्रेस। और इस ट्रेन में एक सीट बाबा भोलेनाथ के लिए भी आरक्षित की गई है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कभी यात्रा सफ़र करिएगा तो उस सीट को ज़रूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट गंगा एक्सप्रेसवे की बात करते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे नहीं, गंगा यात्रा की बात करते हैं। तो 27 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री योगी तो देखिए 27 फरवरी 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर तथा राज्यपाल आनंदीबेन, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जो हैं आनंदीबेन पटेल, हाल ही में इनको जो है मध्य प्रदेश का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो देखिए बात कर रहे थे हम गंगा यात्रा की। 27 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में तथा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बलिया में गंगा यात्रा की शुरुआत की। ठीक है, इस यात्रा का उद्देश्य जो है गंगा को पूर्ण रूप से स्वच्छ, निर्मल एवं अविरल बनाना है तथा जन सामान्य को इसकी स्वच्छता, निर्मलता और अविरलता के प्रति जागरूकता पैदा करना था। ठीक है, देखिए गंगा यात्रा के दौरान जो इसके पार्टिसिपेंट थे या भागीदार थे, उनके द्वारा जो है 27 जिलों, 21 नगर निकायों, 1038 ग्राम पंचायतों और 1638 राजस्व ग्रामों से गुजरते हुए कुल 1338 किलोमीटर की यात्रा की गई। गंगा यात्रा के, ठीक है, वो सारे नंबर आप याद रखिएगा जो गंगा यात्रा के भागीदारों द्वारा की गई थी। ठीक है, फिर से बता देता हूँ आपको, 27 ज़िले थे,
21 नगर निकाय थे, 1038 ग्राम पंचायत थे, 1638 राजस्व ग्राम थे और कुल दूरी तय की गई थी 1338 किलोमीटर की। ठीक है, देखिए गंगा यात्रा के दौरान जो सभी आच्छादित 27 ज़िले हैं, यानी कि जहाँ पर इनके भागीदार गए थे, उन सभी में जो है उत्तर प्रदेश सरकार के सभी विभागों द्वारा जो जन कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कई प्रकार के, उन सभी के बारे में बताया गया, उनकी उपलब्धियों के विषय में, उन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में, साथ ही साथ जो लोग इससे वंचित थे उनको विभिन्न योजनाओं के चिन्हित करके उनको विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चिन्हित करके लाभान्वित भी किया गया। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ इस प्रकार की गंगा यात्रा का आयोजन किया गया और इस यात्रा की शुरुआत जिसकी शुरुआत 27 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बिजनौर और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा बलिया से प्रारंभ की गई थी, उसका समापन होता है 31 जनवरी 2020 को गंगानगर कानपुर में। ठीक है, गंगानगर जगह का नाम नहीं बता रहा हूँ, गंगा नदी को बता रहा हूँ। ठीक है, नगर कानपुर बोल रहा हूँ, अलग अलग चीज़ें हैं। गंगा बहती है कानपुर से तो गंगा का शहर है कानपुर भी। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए भैया 13 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को लागू करने की घोषणा कर दी और यह प्रणाली जो है उत्तर प्रदेश के, एक सेकंड रुकिए भाई, गला बहुत बज रहा है, सुबह सुबह थोड़ा बहुत होता है ना, आप लोगों के साथ होता है। चलिए उत्तर प्रदेश पुलिस कमिश्नरी प्रणाली के बारे में बात करते हैं। तो इसकी शुरुआत जो है 13 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा की गई उत्तर प्रदेश राज्य में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने के साथ। देखिए पुलिस कमिश्नरी प्रणाली में जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी गौतम बुद्ध नगर में लागू की गई। सिर्फ उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को लागू किया है। ठीक है, देखिए अब जो है इस प्रणाली के तहत जो है लखनऊ के नगर यानी कि लखनऊ सिटी और गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली के तहत जो है अपर पुलिस महानिदेशक स्तर का एक पुलिस आयुक्त तैनात किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो लखनऊ को जो है अब 2 भागों में बांट दिया गया, लखनऊ नगर और लखनऊ ग्रामीण। ठीक है, और 2 पुलिस जनपदों का भी गठन करने का निर्णय लिया गया है। वहीं गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ की नगरीय जनसंख्या 10 लाख से अधिक है और इसलिए जो है CRPC की धारा यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है लखनऊ सिटी और गौतम बुद्ध को महानगर यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित करने का निर्णय भी लिया गया है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2020 के बारे में। तो देखिए 23वां राष्ट्रीय युवा उत्सव 12 से 16 जनवरी 2020 के मध्य मनाया गया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ठीक है, इस बार इस उत्सव का थीम था फिट यूथ फिट इंडिया और यह जो है 23वां राष्ट्रीय युवा उत्सव जो है वह स्वामी विवेकानंद जी की 157वीं जयंती के अवसर पर मनाया गया। इसका आयोजन यानी कि राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन जो है युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1995 से ही राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, यह जो है विवेकानंद जी के जयंती के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है वर्ष 1995 से ही। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अटल आवासीय विद्यालय के बारे में। तो देखिए उत्तर प्रदेश दिवस पर यानी कि 24 जनवरी 2020 पर कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश दिवस यानी कि 24 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 18 अटल आवासीय विद्यालयों का शिलान्यास किया गया। यह विद्यालय यानी कि अटल आवासीय विद्यालय जो है नवोदय विद्यालय की तर्ज पर ही संचालित किए जाएंगे, यानी विद्यार्थी वहीं रह करके ही पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हेल्पलाइन दामिनी के बारे में। तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी कि UPSRTC द्वारा जो है महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक एक हेल्पलाइन का शुभारंभ किया गया 31 दिसंबर 2019 को। ठीक है, इस हेल्पलाइन का नंबर है 81142 और 77777 और 7 और 7, हम सब 7। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नंबर याद रखना ज़रूरी नहीं है परीक्षा के लिहाज से। ठीक है, नेक्स्ट 47वीं ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस। तो देखिए 47 ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन जो है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा 28 से 29 नवंबर 2019 के मध्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया। ठीक है,
यह जो है ऐसा तीसरा अवसर था जब ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया था। ठीक है, पहली बार नहीं, तीसरी बार ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के बारे में। तो 15 नवंबर 2019 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। कानपुर मेट्रो रेल के तहत अभी फिलहाल 2 कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। वे क्रमशः आईआईटी कानपुर से नौबस्ता, जिसकी लंबाई 23.785 किलोमीटर, और दूसरा कृषि विश्वविद्यालय से बर्रा तक, जिसकी लंबाई 8.6 किलोमीटर तक की होगी। इस परियोजना के तहत जो है आईआईटी कानपुर से नौबस्ता तक निर्मित किए जाने वाले कॉरिडोर संख्या 1 के अंतर्गत जो है आईआईटी कानपुर से मोती झील तक का प्राथमिक सेक्शन चयनित किया गया। हालांकि यह इंपॉर्टेंट नहीं है परीक्षा के लिहाज से। देखिए, इस सेक्शन यानी कि आईआईटी कानपुर से मोती झील तक का जो सेक्शन है उसकी कुल लंबाई होगी 9 किलोमीटर, और कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम सेक्शन का निर्माण कार्य जो है वह 30 नवंबर 2021 तक पूरा होना है। ठीक है, फर्स्ट फेज़ यानी कानपुर मेट्रो रेल के फर्स्ट फेज़ निर्माण का कार्य जो है वह डेडलाइन का है 30 नवंबर 2021। ठीक है, और फर्स्ट फेज़ में आईआईटी कानपुर से मोती झील तक के क्षेत्र में मेट्रो रेल का विकास किया जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जो है लगभग 85 किलोमीटर से अधिक मेट्रो लाइन ऑपरेशनल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में। तो 25 अक्टूबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत कन्या शिशु के जन्म से लेकर के स्नातक में प्रवेश तक है। ठीक है, प्रदेश नहीं, फिर से पढ़ देता हूँ। देखिए, मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के अंतर्गत जो है कन्या शिशु के जन्म से लेकर के स्नातक में प्रवेश तक विभिन्न चरणों में सरकार द्वारा 15,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। और लाभान्वित कौन कौन से लाभार्थी होंगे? तो देखिए, योजना के अंतर्गत जिनकी आय 3 लाख रुपये या उससे कम वार्षिक आय है उन परिवारों को मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। और योजना का लाभ किसी भी परिवार की अधिकतम 2 बच्चियों को ही प्राप्त होगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं बाल प्रगति सूचकांक 2019 की। तो बाल प्रगति सूचकांक 2019 को 17 अक्टूबर 2019 को इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस नई दिल्ली द्वारा जारी किया गया। ठीक है, देखिए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 71 जिलों को चाइल्ड प्रोग्रेस इंडेक्स 2019 में शामिल किया गया था। और बाल प्रगति सूचकांक की गणना जो है 3 आयामों पर की जाती है। ठीक है, यानी चाइल्ड प्रोग्रेस इंडेक्स जिसको इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस जारी करता है वह जो है 3 आयामों पर इसकी घोषणा करता है। कौन कौन से 3 आयाम हैं? मानव की आधारभूत आवश्यकताओं यानी कि बेसिक ह्यूमन नीड्स, फाउंडेशन ऑफ वेलबींग यानी कि फाउंडेशन ऑफ वेलबींग तो सीधे तथा अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी। ठीक है, 3 बेस हैं जिसके आधार पर चाइल्ड प्रोग्रेस इंडेक्स को जारी किया जाता है या फिर जारी किया गया वर्ष 2019 का। देखिए, उत्तर प्रदेश के जो 71 ज़िले हैं उनको जो है 4 श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया। एक तो उच्च, दूसरा उच्च मध्य, तीसरा निम्न मध्य और चौथा निम्न। ठीक है, देखिए, उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर जो है वह राज्य का सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला जिला, जबकि उत्तर प्रदेश का बलरामपुर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला जिला रहा। वहीं प्रयागराज को इस इंडेक्स में 14वां स्थान मिला उच्च बाल प्रगति वाले जिलों में। ठीक है, देखिए, आइए इनके 5 राज्यों के बारे में जान लेते हैं। उच्च बाल प्रगति वाले शीर्ष 5 जिलों को और निम्न बाल प्रगति वाले 5 जिलों को। देखिए, पहले नंबर पर रहा गौतम बुद्ध नगर, दूसरे पे गाजियाबाद, तीसरे पे बागपत, चौथे पे मेरठ और 5वें पर वाराणसी। उत्तर प्रदेश के मैप को देखते हुए ही उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को आप लोग देखिए, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहले स्थान पर रहा चाइल्ड प्रोग्रेस इंडेक्स में गौतम बुद्ध नगर, दूसरे पर गाजियाबाद, तीसरे पर बागपत, चौथे पर मेरठ और 5वें पर वाराणसी। वहीं निम्न स्तर से अगर बात करें तो नीचे से ऊपर अगर चलना हो तो सबसे नीचे रहा 71वें स्थान पर बलरामपुर, 70वें स्थान पर बहराइच, 69वें स्थान पर श्रावस्ती, 68वें पर सीतापुर और 67वें स्थान पर बदायूं रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्वच्छ वायु मोबाइल ऐप की। तो देखिए, 14 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री ने स्वच्छ वायु मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है देश के कुल 101 शहरों को जो है प्रमुख वायु प्रदूषणकारी शहरों के रूप में चिन्हित किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के 15 शहर शामिल थे। ठीक है, WHO द्वारा जो है देश के जो है 101 शहरों को जो है प्रमुख वायु प्रदूषणकारी शहरों के रूप में चिन्हित किया गया था। ठीक है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 15 शहर थे। चलिए मैप उठाइए उत्तर प्रदेश का,
मैप की तरफ नज़र डालते रहिए। अब देखिए उन शहरों की लोकेशन, वो 15 शहर कौन कौन से जिनको WHO द्वारा अधिसूचित किया गया सर्वाधिक वायु प्रदूषणकारी शहरों के रूप में। तो क्रमशः उनका क्रम है आगरा, प्रयागराज, अनपरा, बरेली, फिरोजाबाद, गजरौला, गाजियाबाद, झांसी, कानपुर, खुर्जा, लखनऊ, मुरादाबाद, नोएडा, रायबरेली और वाराणसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रिहंद जलाशय और फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की। इसके साथ हमारा उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स समाप्त हो जाएगा, जो कि घटना चक्र दृष्टि में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए रिहंद जलाशय पर 150 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के बारे में यह अंतिम टॉपिक है। 6 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद द्वारा जो है रिहंद जलाशय पर 150 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित कर 150 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन को अपनी मंजूरी दी गई। फ्लोटिंग यानी जो बहता हुआ हो। ठीक है, रिहंद बांध के बारे में आप लोग जानते हैं, वॉल्यूम के रूप में, वॉल्यूम के या आयतन के आधार में भारत का सबसे बड़ा बांध है या जलाशय है। इसको गोविंद वल्लभ पंत सागर भी बोला जाता है, रिहंद जलाशय को ही। ठीक है, यह है कहाँ पर, तो यह है पीपरी सोनभद्र में। और किस नदी पर है, तो रिहंद नदी पर है, जो कि सोन नदी की सहायक नदी है। ठीक है, सारी चीज़ें हो गई रिहंद बांध के बारे में। तो चलिए अब यहाँ बात कर लेते हैं। तो देखो भैया 6 अगस्त को जो है उत्तर प्रदेश में 6 अगस्त 2019 को मंत्रिपरिषद द्वारा रिहंद जलाशय में ही 150 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित करने की मंजूरी दी गई। ठीक है, 2 लोग यह फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाएंगे। ठीक है, 2 संस्थाएं जिनको कि PPP के आधार पर चयनित किया गया है। ठीक है, PPP मोड में यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से इस प्लांट को विकसित किया जाएगा और यह इस तरह का विकसित होने वाला अपनी तरह का पहला प्लांट होगा। इसके तहत 100 मेगावाट क्षमता के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को जो है मेसर्स रिन्यू सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव तथा शेष 50 मेगावाट क्षमता के लिए फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट मेसर्स सापूरजी पालोनजी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड मुंबई द्वारा स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, मेसर्स सापूरजी पालोनजी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड मुंबई द्वारा 50 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की, वहीं मेसर्स रिन्यू सोलर पावर प्लांट प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव के द्वारा 100 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की स्थापना की जा रही है रिहंद जलाशय में। ठीक है, चलिए फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चलिए धन्यवाद आप सभी का, और सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए यार। साथ ही साथ अन्य मित्रों को भी जोड़िए, थोड़ा हम बढ़ें तो हमको भी तो मोटिवेट करते चलिए आप लोग। चलिए धन्यवाद।